बिमला, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं नहीं बताऊंगी। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। तुम्हें जलाया गया है और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम ये बताओ कि तुम्हें जलाया कैसे? मैं नहीं बताऊंगी। तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बिमला। अब तुम पुलिस की हिफाजत में हो। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ प्लीज। मैं नहीं बताऊंगी। विमला, देखो, तुम अपने ससुराल वालों के साथ नहीं हो, तुम यहाँ अस्पताल में हो। देखो, डॉक्टर साहिबा हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, तुम्हारे डैडी यहाँ हैं। प्लीज बोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ बिमला, बता दो। वो लोग तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं अपने पिता के घर से ससुराल गई। उन्होंने मुझे अपने मायके से 10,000 रुपए लाने के लिए कहा था। मैं खाली हाथ वापस गई, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा। किस किसने मारा तुम्हें? पहले मेरे ससुर ने। तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? दयाराम शरद। फिर मेरे सास ने मुझे बहुत मारा। तुम्हारी सास का नाम क्या है? मंदाकिनी शरद। और तुम्हारे पति का नाम? मैं नहीं लूंगी उनका नाम। अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हें जलाया कैसे? 5 तारीख की सुबह मेरे ससुर ने मेरी सास और पति को कहा था कि अगर मैं मायके से रुपए ना ले तो मुझे जलाकर मार दो। और वो घर से चले गए। फिर क्या हुआ? फिर मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि तुम्हें जैसे तुम्हारे पिता ने कहा है वैसा करो। फिर मेरे पति ने मुझे रुपया लाने के लिए कहा। मैंने कहा कि कहाँ से लाऊं अब मैं रुपया? मेरे माँ बाप के पास अब रुपया नहीं है। जितना भी मैं ला सकती थी उतना मैंने ला के दिया। अब मैं नहीं ला सकती। तो उन्होंने मेरे शरीर पे मिट्टी का तेल छिड़का। मेरी सास ने कहा कि अब भी तुम्हें मौका देंगे, जाके अपने मायके से रुपया लेके आना। मैंने उनके आगे हाथ पैर जोड़े, मगर उन्होंने मेरे कपड़ों में आग लगा दी। फिर क्या हुआ? बताओ। मैं वहां से डर कर भागी, घर से भागी मैं। तो क्या उन लोगों ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे कपड़ों में आग देखकर वो बहुत डर गए थे। मैं वहां से भागी। मेरा शरीर आग से जल रहा था। भागते भागते मैं नीचे गिर गई। तो किसी ने आके मुझे संभाला और अपने कोट से शरीर की आग बुझाई। तो
उन्होंने मुझे अपने बारे में पूछा, लेकिन मेरे शरीर की तकलीफ की वजह से मैं बस उनको इतना ही बता पाई कि मेरे पिता का नाम धर्मेश त्रिपाठी है और वो प्रगति क्रिएशन में काम करते हैं। बस इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। अब आँख खुली तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। जो कुछ भी मैंने बताया मेरे ससुराल वालों को मत बताइए, वरना वो मुझे मार डालेंगे। बिमला, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर विक्रम, अब आप उन कमीनों को मत छोड़िए जिन्होंने इस मासूम लड़की को जलाकर मरने के लिए छोड़ा था। तुम फिक्र मत करो प्रगति, उन भेड़ियों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। मैं चलता हूं। त्रिपाठी जी, आप रोइए मत। अब आपके रोने का वक्त खत्म हो गया है। अब अगर कोई रोएगा तो वो कमीने रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे वो। ठाकुर साहब, हुजूर, माई बाप हमको बचा लेंगे। सरकार हमको बचा लीजिए। तू यहाँ क्यों आया कमीने? सरकार, वो पुलिस हमने पीछे पड़ी है और आप ही हमें बचा सकते हैं। दयाराम, हमें नहीं मालूम था कि तू इंसान के रूप में एक जानवर है। कमीने, हमने तुझे एक शरीफ आदमी समझा और शरीफ आदमी समझकर हमने तुझे रतनपुर का मुखिया बनाया, अपने मिल में नौकरी दी, तेरे साथ इंसानियत का सलूक किया। लेकिन हमें क्या मालूम था कि तू हमारे साथ ऐसा करेगा। अरे तू तो एक राक्षस है, राक्षस। दिन दहाड़े अपनी बहू को जिंदा जला दिया। एक मासूम सी लड़की पर घासले छिड़क कर तेरे हाथ नहीं कांपे। किसी दूसरे की लड़की को जलाते वक्त तेरा दिल नहीं रोया। हम दहेज के लालच में अंधा हो गए थे सरकार। अब आप हमको बचा लीजिए, वरना ही पुलिस हमको फांसी चढ़ा देगी। सरकार, हट कमीने, अपनी पापी हाथों से मेरे पैरों को मत छूना। सरकार, ये सिला दिए हैं आप हमें हमारी वफादारी का। अरे जिंदगी भर हम आपके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहे, आपके तलुए चाटते रहे सरकार, आपके कहने पर भौंकते रहे, लोगों को काटते रहे, और आज आप। चुप हो जा कमीने, तूने मेरे हुक्म पर कुछ नहीं किया। तू एक कुत्ता है और तूने ही कहा था कुत्ते का स्वभाव होता है दुम हिलाना, तलवे चाटना, भौंकना और काटना। और अब तो लगता है मुझे कि तू पागल हो गया है, पागल। इससे पहले कि मैं तुझे गोली मार दूं, निकल जा यहां से। सरकार, ऐसा जुलूम मत कर। निकल जा यहां से। दया करिए सरकार। लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। जानते हैं इंस्पेक्टर साहब इसने क्या किया है? छोटे ठाकुर, इसने अपनी बहू को जला दिया है और हमसे झूठ कहा है कि इसकी बहू चोरी करके भाग गई है। इसी ने जलाया है इंस्पेक्टर साहब, इसी ने। छोटे ठाकुर, ठाकुर साहब हमें बचा लीजिए। ले जाइए, ले जाइए, चल हट कमीने, चल। ठाकुर साहब हमको बचा लीजिए। चुप हो जा कमीने। इंस्पेक्टर साहब, यदि कानून मेरी हाथ में होता तो हम इसे चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला देते। ऐसे मुजरिमों की यही सजा होनी चाहिए।
ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और इसे ऐसी सजा दिलाइए कि इसके बाद कोई भी आदमी अपनी बहू को जलाने की हिम्मत ना कर सके। आप बिल्कुल फिक्र न करें ठाकुर साहब, इसकी बहू ने होश में आने के बाद अपना पूरा बयान दे दिया है। अब ये और इसके परिवार वाले किसी भी हालत में बचेंगे नहीं। और वैसे भी हमने इसकी मदद करने और इसकी बहू को मारने के जुर्म में इंस्पेक्टर तिवारी को अरेस्ट किया है। और ठाकुर साहब, जिन जिन लोगों ने इसकी मदद की है, इसकी तरह वो भी एक दिन पुलिस की हिरासत में होंगे। चलता हूं ठाकुर साहब, गुड बाय। ले चलो इसे। हेलो, मैं रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूं। ठाकुर साहब जी कहिए। सुनो नम्रता, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जी बताइए। वो लड़की वाला केस काफी उलझ गया है। उलझ गया है? कैसे? तिवारी ने जिस लड़की के जरिए उस बेहोश लड़की को मारने की कोशिश की थी, वो लड़की पकड़ी गई और साथ में तिवारी भी अरेस्ट हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ नम्रता, इस मामले में प्रगति के सामने हमें मुंह की खानी पड़ी। उसी ने पकड़ा है उस लड़की को रंगे हाथ, और तिवारी ने प्रगति को खत्म करने की कोशिश की तो पुलिस ऐन वक्त पर वहां पहुंच गई। इसका मतलब समझती हो तुम? प्रगति ने इस साजिश को भांप लिया था और पुलिस ने जाल बिछाकर उस लड़की को और तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। ठाकुर साहब, मगर इसमें हम क्यों परेशान हो रहे हैं? नम्रता, उस लड़की को तुमने ही अपॉइंट किया है। वो पुलिस को तुम्हारा नाम बता सकती है और उस आग की आंच हमारे दामन को भी जला सकती है। ठाकुर साहब, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो लड़की हमारी नहीं है, वो तो तिवारी की पार्टी है। उसे ना मैं जानती हूँ और ना वो मुझे। मगर ये हुआ कैसे? ठाकुर साहब, मुझे पहले ही शक था कि अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया और वो लड़की पकड़ी गई तो इसमें मेरे साथ साथ आपका नाम भी आ सकता है, और इसीलिए मैंने ये सारा बोझ तिवारी के कंधों पर डाल दिया था। अब अगर वो लड़की नाम बताएगी भी तो वो तिवारी का होगा। और ठाकुर साहब, तिवारी तो वैसे ही पकड़ा गया, वो तो कल्प्रिट है। नम्रता, ये बात कहकर तुमने हमें बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। ठाकुर साहब, मैं सदके जाऊं आपके, मेरे रहते आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये मुकदमा है स्टेट वर्सेस दयाराम शरद, गंगाराम शरद, श्रीमती मंदाकिनी शरद, इंस्पेक्टर तिवारी। मुझे नहीं मालूम ये औरत कुंवारी है या शादीशुदा। इसका नाम है गिरिजा कटियाल। योर ऑनर, मैं एक सरकारी वकील हूं। मेरे पेशे की नजाकत का यह तकाजा है कि मैं सरकार की तरफ से उन मुलजिमों की पैरवी करूं
जिन पर श्रीमती बिमला शरद को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, मारने का इल्जाम है। हो सकता है ये इल्जाम गलत भी हो, ये भी हो सकता है कि इसमें से कोई निर्दोष भी हो, मगर चूंकि ये दहेज के लिए किसी की बेटी को जलाकर मारने की कोशिश, फिर इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उस लड़की को अस्पताल में जान से मारने का मुकदमा है, इसलिए मेरे ज़मीर ने, मेरी अंतरात्मा ने यह गवारा नहीं किया कि मैं इस मुकदमे की पैरवी करूं या उन मुलजिमों को बचाने की कोशिश करूं। That's all, Your Honor. मिस्टर राजेंद्र कुमार, थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने वकील दोस्त मिस्टर सूरज प्रकाश का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज कम से कम इस भरी अदालत में सबके सामने एक ऐसा जश्र दिया है जो इंसानी मोरल का एक आला नमूना है, और यही इंसानियत का तकाजा भी है। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने एक ऐसी जीती जागती तस्वीर को पेश करने जा रहा हूं जो हर शख्स का दिल हिला देने वाली तस्वीर है और इबरत हासिल करा देने वाली। योर ऑनर, इस मासूम और मजलूम लड़की की तरफ देखिए। इसका नाम है श्रीमती बिमला शरद। गौर से देखिए इस लड़की की तरफ, इसके जले हुए और झुलसे हुए जिस्म और चेहरे की तरफ, जो कुछ दिन पहले एक खूबसूरत, खुशगवार और खुशनुमा चेहरा था। योर ऑनर, वो है इस लड़की के माता पिता श्री धर्मेश त्रिपाठी और श्रीमती सरोज त्रिपाठी। योर ऑनर, हर मां बाप की तरह कुछ साल पहले इन्होंने भी बड़े अरमानों से, बड़े जतन से अपनी लाडली बेटी, अपने जिगर के टुकड़े की शादी कर दी। घर से रोते हुए लेकिन दिल में खुशी के जज्बात लिए अपनी बेटी को इस उम्मीद से घर से विदा कर दिया कि अब उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं और वो अपने पति के साथ एक नई जिंदगी का आगाज, एक नई जिंदगी का शुभारंभ करेगी, जो हर मां बाप की तमन्ना होती है, हर मां बाप की आरज़ू होती है और खुशी होती है। योर ऑनर, योर ऑनर, इन चेहरों की तरफ जरा गौर फरमाइए। ये हैं गिरजा कतियाल। जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने पहले ही कहा है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि यह लड़की कुंवारी है या शादीशुदा। मेरे ख्याल में अगर शादीशुदा होती तो इस तरह मुजरिमों का साथ नहीं देती। इन्हें देखिए योर ऑनर, ये हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एक मुअत्तल सब इंस्पेक्टर मिस्टर तिवारी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुजरिमों का साथ ज्यादा और इंसाफ का साथ कम दिया है। योर ऑनर, इस फैमिली को देखिए, गौर से देखिए इस फैमिली को। ये हैं गंगाराम शरद, बिमला के पति, जिन्होंने कभी अग्नि को साक्षी मानकर बिमला को साथ लिए अग्नि के 7 फेरे लिए थे, साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी। योर ऑनर, ये हैं दयाराम शरद, बिमला के ससुर, और वो हैं मंदाकिनी शरद, बिमला की सास, जिन्हें उनके माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को सौंपा था इसलिए ताकि वो जिंदगी भर उसकी देखभाल कर सके, अपनी बेटी की तरह, अपनी औलाद की तरह। योर ऑनर, इन चेहरों को देखने के बाद मैं आपकी तवज्जो उस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि बिमला की शादी के बाद इसके ससुराल वालों ने हर रोज उसको दहेज के लिए ताने देने शुरू कर दिए और उसे मारपीट करना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को तकलीफ में देखते हुए उसके शरीफ मां बाप ने सिद्ध के ससुराल वालों की हर नाजायज मांग को पूरा करने की कोशिश की और इसलिए पूरा करते रहे ताकि वो अपनी बेटी पर किसी किस्म का जुल्म न देखे। योर ऑनर, जब औलाद के जिस्म पर घाव लगता है तो वो घाव माता पिता के दिल पर लगता है। योर ऑनर, और इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता।
योर ऑनर, अपने ससुराल वालों की लगातार नाजायज मांगों से तंग आकर बिमला ने अपने माता पिता के घर से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और तब जाकर शुरू हुआ अत्याचार, जुल्म और यातनाओं का कभी न खत्म होने वाला एक सिलसिला। और वो सिलसिला खत्म हुआ 5 सितंबर को योर ऑनर, जब इसकी सास ने और इसके पति ने मिलकर बिमला पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे जलाने की कोशिश की। वो घबरा कर बेतहाशा जलती हुई घर से बाहर निकली। वो चीख रही थी, वो भाग रही थी। तभी भगवान को उस पर दया आई योर ऑनर, और उसने उसकी मदद के लिए एक फरिश्ते को भेज दिया। योर ऑनर, इन चेहरों को देखने के बाद मैं आपकी तवज्जो उस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि बिमला की शादी के बाद इसके ससुराल वालों ने हर रोज उसको दहेज के लिए ताने देने शुरू कर दिए और उसे मारपीट करना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को तकलीफ में देखते हुए उसके शरीफ मां बाप ने सिद्ध के ससुराल वालों की हर नाजायज मांग को पूरा करने की कोशिश की और इसलिए पूरा करते रहे ताकि वो अपनी बेटी पर किसी किस्म का जुल्म न देखे। योर ऑनर, जब औलाद के जिस्म पर घाव लगता है तो वो घाव माता पिता के दिल पर लगता है योर ऑनर, और इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। योर ऑनर, अपने ससुराल वालों की लगातार नाजायज मांगों से तंग आकर बिमला ने अपने माता पिता के घर से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और तब जाकर शुरू हुआ अत्याचार, जुल्म और यातनाओं का कभी न खत्म होने वाला एक सिलसिला। और वो सिलसिला खत्म हुआ 5 सितंबर को योर ऑनर, जब इसकी सास ने और इसके पति ने मिलकर बिमला पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे जलाने की कोशिश की। वो घबरा कर बेतहाशा जलती हुई घर से बाहर निकली। वो चीख रही थी, वो भाग रही थी। तभी भगवान को उस पर दया आई योर ऑनर, और उसने उसकी मदद के लिए एक फरिश्ते को भेज दिया, जिस फरिश्ते का नाम था डॉक्टर जफर। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि उस फरिश्ते डॉक्टर जफर को अदालत के कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। डॉक्टर जफर, 5 सितंबर को दोपहर के वक्त आपने क्या देखा? वकील साहब, मैंने देखा कि एक लड़की जलती हुई हालत में सड़क पर दौड़ रही थी और उसी वक्त वो सड़क पर गिर पड़ी। मैंने जल्दी से अपनी कार को छोड़कर उसकी सहायता के लिए भागा। मैंने अपना कोट उतारकर उसके जलते हुए बदन पर डाला, लेकिन लड़की अपने जख्मों की वजह से बुरी तरह से चीख रही थी। मिस्टर धर्मेश त्रिपाठी बताया, जो प्रगति क्रिएशन में काम करते हैं। इतना बताते ही वो लड़की बेहोश हो गई। कुछ सज्जन लोगों के साथ मिलकर मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां मेरी पहचान की एक डॉक्टर स्मिता थी। मैं उन्हें उसकी देखरेख में छोड़कर प्रगति क्रिएशन की मालकिन प्रगति को फोन किया। आप जानते थे प्रगति को? जी हां, मैं प्रगति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब मैंने उसे फोन पर उस लड़की के जलने की बात बताई तो उसने फौरन उसके पिता मिस्टर त्रिपाठी को फोन पर इन्फॉर्म किया और उन्हें जल्द से जल्द नेशनल हॉस्पिटल आने के लिए कहा। वकील साहब, डॉक्टर स्मिता ने मुझे बताया कि लड़की बुरी तरह से जल चुकी है, लेकिन उसके बचने के चांसेस हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं कुमारी प्रगति को अदालत के कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। डॉक्टर जफर, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कुमारी प्रगति, अभी अभी डॉक्टर जफर ने जो कुछ भी कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक करती हैं? जी हाँ, उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। जब आप अस्पताल गई तो वहां लड़की के माता पिता आ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ? वहां डॉक्टर स्मिता ने कहा कि बिमला बच तो गई है, लेकिन उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से जल गया है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। योर ऑनर, आखिर वही हुआ जो डॉक्टर स्मिता ने कहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
मैंने त्रिपाठी जी को काफी भला बुरा कहा कि उन्होंने अपनी बेटी ऐसी जगह दी ही क्यों, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी दयाराम शरद के घर इसलिए दी क्योंकि वो रतनपुर का मुखिया है, अच्छे खाते पीते घर का आदमी है। लेकिन जैसे ही उसने दयाराम शरद का नाम लिया ना, मैं एकदम चौंक गई। तुम्हारे चौंकने की वजह? मैं दयाराम शरद को पहले से जानती हूं। मैं भी रतनपुर की रहने वाली हूं। मेरी मां और मैं दोनों उसके जुल्मों के शिकार बन चुके हैं। खैर, उसके बाद राजेश त्रिपाठी जी और मैं इलाके के पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और जैसे मैं वहां पहुंची, मैं एक बार फिर चौंक गई। तुम्हारे एक बार फिर चौंकने की क्या वजह थी? क्योंकि उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर तिवारी था। ये वही तिवारी था जिसने 2 बार मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की थी, और फिर अदालत में वो अपने मुंह के बल गिरा। खैर, उसके बाद मैंने दयाराम शरद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की कि ये हादसा दहेज के लिए जलाने का हादसा था। लेकिन तिवारी ने मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं, बल्कि उसने मुझे कहा कि दयाराम शरद ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी बहू यानी कि बिमला घर के सारे जेवरात लेकर फरार है, और इस बात को लेकर हमारा झगड़ा भी हुआ। फिर अचानक अगले दिन वो एक सर्च वारंट लेकर मेरे घर पहुंचा, और फिर न जाने कहां से चोरी के जेवरात बरामद करके उसने मुझे गिरफ्तार किया और लॉकअप में बंद किया। उसकी कोशिश ये थी कि मेरे खिलाफ कोर्ट ऑर्डर्स मिले रिमांड के लिए, ताकि लॉकअप में वो मुझसे अपना पुराना हिसाब किताब चुका पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आगे का मुकदमा तो आपने ही लड़ा था। नहीं प्रगति, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया था, अदालत में वो झूठा साबित हुआ, और इसमें इंस्पेक्टर तिवारी और दयाराम शरद भी झूठे साबित हुए। अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया और इंस्पेक्टर तिवारी और दयाराम शरद पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। क्या यह मामला यहीं पर खत्म हो गया था? जी नहीं, इन लोगों के सामने सबसे बड़ी रुकावट थी बिमला का होश में आना। जैसे बिमला होश में आती और अपना बयान देती, दयाराम शरद, उसकी पत्नी और बेटे के साथ साथ इंस्पेक्टर तिवारी भी मुजरिम साबित होता। इसलिए इन लोगों ने मिलकर बिमला को मार डालने का प्लान बनाया, और इसके लिए इन लोगों ने गिरिजा कटियाल को हायर किया। गिरिजा नर्स बनकर अस्पताल में आ गई। उस दिन इंस्पेक्टर तिवारी ड्यूटी पर था। गिरिजा ने बिमला को जहर की इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां नर्स के भेस में ऑलरेडी मौजूद थी, और मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर इंस्पेक्टर तिवारी आया और उन दोनों ने मिलकर मुझे वो जहर की इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर इंस्पेक्टर विक्रम और एसीपी साहब आए, और उन्होंने गिरिजा और इंस्पेक्टर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह वो पकड़े गई योर ऑनर। और श्रीमती बिमला के बयान पर गंगाराम, दयाराम और मंदाकिनी की गिरफ्तारी अमल में आई। थैंक यू मिस्टर। यू कैन गो। योर ऑनर, अब मैं श्रीमती बिमला से कहूंगा कि वो सामने आए और अदालत के सामने साफ साफ कहे कि उसके साथ क्या हुआ है। आओ बिमला, आओ, सबको बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बताओ। बोलो बिमला।
बोलो, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये अब अदालत के सामने है। बोलो। हाँ बोलो बेटी बोलो, बेखौफ होकर अदालत के सामने अपना बयान दे दो। बोलो बेटी बोलो, डरो नहीं। शादी के बाद जैसे मैं ससुराल पहुंची तो मेरे सास ससुर और पति ने मुझे दहेज दिलाने के लिए थाने देने शुरू कर दिया। मैं घर का सारा कामकाज करती थी, उनकी दिन रात सेवा करती थी। फिर वो मुझे मारने पीटने लगे और एक दिन मुझे मेरे पिता के घर भेज दिया। मेरी हालत देखकर मेरे पिता ने उन्हें 2000 रुपये दे दिए थे, लेकिन वो रुपया लेकर उन्होंने फिर से मुझे तकलीफ देना शुरू कर दिया। इसे मैं कई बार मायके आई, मेरे पिता से जो वेतन पड़ता था उतना रुपया लेकर ससुराल जाती थी। फिर उतने में से भी उनकी भूख नहीं मिटी। उन्होंने मुझे और 10,000 रुपये लाने के लिए कहा। इतना पैसा मेरे पिताजी के पास कहाँ से आता? तो मैंने उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी उनको मुझ पे ध्यान नहीं आई और उन्होंने मुझे जला दिया। रो नहीं बेटे, रो नहीं। अब हम आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस बेटे। नर्स, योर ऑनर, इस मासूम की जबानी, इसकी दर्द भरी कहानी आपने सुनी। ये सारे वाकयात आपने तफसील से सुने। इसमें गवाहों के बयानात और सबूत भी शामिल थे। योर ऑनर, इस मासूम का सिर्फ इतना कसूर था कि अपने मां बाप के घर से इनकी मांग पर 10,000 रुपए नहीं ला सकी। कहां से लाती बेचारी? उन बेचारों के पास थे ही कहां? बस इसी बात पर इन जालिमों ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी और इस मासूम लड़की को जला डाला। योर ऑनर, इस घिनौनी और जालिमाना हरकत के पीछे ये शख्स था, ये बिमला का ससुर। योर ऑनर, ये रतनपुर गांव की पंचायत का मुखिया है। मुखिया, इससे पूछिए इससे, क्या इसकी नजरों में यही इंसाफ था? अगर इसकी नजरों में यही इंसाफ था तो इसने अपनी पंचायत में न जाने ऐसे कितने इंसाफ किए होंगे जो मजलूमों के अत्याचार और जुल्म से भरे होंगे। योर ऑनर, ये है मंदाकिनी देवी, बिमला जी की सास। ये भी कभी बहू रही होगी। अगर इसके सास ससुर ने दहेज के लिए इसको भी जला दिया होता तो बेचारे इसके मां बाप के दिलों पर क्या बीतती। एक औरत होकर इसने दूसरी औरत पर जुल्म किया। इससे बड़ी शर्मनाक बात इसके लिए और क्या हो सकती है? इनसे मिलिए योर ऑनर। ये है बिमला के पति देव, दहेज का लालची, दूसरों के सहारे अपनी जिंदगी को गुजारने वाला।
और इन सब का साथ दिया है इस पुलिस ऑफिसर ने, जिसने हमेशा मुजरिमों को बचाने की कोशिश की और मजलूम बिमला को जान से मारा। योर ऑनर, आखिर क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने इन सब का? इस पर अत्याचार होते गए और एक दिन इसे जलाने की कोशिश की गई। योर ऑनर, अगर उस दिन डॉक्टर जफर ऐन मौके पर इसकी मदद के लिए वहां नहीं पहुंचते तो यह रास्ते में ही कहीं मर चुकी होती। वो इसे अस्पताल ले गया। एक तरफ इंसानियत का फरिश्ता इसकी जान बचाने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ यह मौत के सौदागर मौत का जाल लिए इसके पीछे अस्पताल तक पहुंच गए और वहां भी अधजली अधमरी अपने हाल से बेखबर बेहोश लड़की को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, मगर प्रगति ने अपनी जान को खतरे में डालकर योर ऑनर इसकी जान बचाई। यस योर ऑनर। योर ऑनर, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे इंसान हैं, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं? क्या है इनके दिल में जरा भी दया नहीं, जरा भी रहम नहीं है? क्या इनका वजूद जुल्म के लिए, नफरत के लिए, लोगों को मारने के लिए हुआ है? योर ऑनर, ये इंसान नहीं वहशी हैं, खून पीने वाले भेड़िए हैं। ये मुजरिम हैं, कातिल हैं। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर कि कोई भी हैवान, कोई भी शैतान किसी भी दुल्हन को दहेज के लिए जलाने की हिम्मत न कर सके। बस योर ऑनर, मुझे आपसे इतना ही कहना था। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। योर ऑनर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। कहिए मिस्टर सूरज प्रकाश। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आज मैं मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर राजेंद्र कुमार की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता कि इन्होंने अदालत को इस हकीकत से आगाह करवाया जो हकीकत होते हुए भी लोगों की नजरों से पोशीदा थी, छुपी हुई थी। लोग इसे एक कहानी समझते हैं। योर ऑनर, ऐसी कहानियां तो अखबार में रोज छपती हैं, लेकिन इन्होंने आज अदालत में वो घिनौने और बदनुमा चेहरे दिखाए जो जुर्म की बदतरीन मिसाल है। योर ऑनर, ये सभी मुजरिम किसी भी हालत में माफी के काबिल नहीं है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आज अदालत के सामने एक ऐसा मुकदमा पेश हुआ है जिसने अदालत के दिल, उसकी रूह और उसके ज़मीर को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया है। अदालत ने देखा एक बेबस और मासूम लड़की को जिसकी जिंदगी आग की लपटों में आधी जल गई है, और ये आग दहेज की आग है जिसने पूरे समाज को ही नहीं पूरे देश को अपनी लपेट में ले रखा है। इस आग से जलने वाली, इस आग को जलाने वाले और इस आग को हवा देने वाले, वो सभी इस अदालत में मौजूद हैं। अदालत और मेरी जाती हमदर्दियां इस मासूम लड़की के साथ हैं। अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं इन मुजरिमों को इस तरह सड़क पर जलाता जिस तरह इन्होंने इस मासूम लड़की को जलाने की कोशिश की। गवाहों के बयानात, तमाम सबूतों और लड़की के बयान की रोशनी में इनका जुर्म साबित हो चुका है। ये अदालत अपनी पूरी नफरत और गुस्से का इजहार करते हुए मुल्जिम दयाराम शरद, मुल्जिम गंगाराम शरद, मुल्जिमा मंदाकनी शरद, मुल्जिम इंस्पेक्टर तिवारी और मुल्जिमा गिरजा कत्याल को खतरनाक मुजरिम करार देते हुए इन्हें 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। और इनकी वजह से बिमला के जिस्म को और उसकी जिंदगी को जो नुकसान पहुंचा है उसके इलाज का खर्च इनके जिम्मे होगा, और अगर ये खर्च रुपयों की शक्ल में अदा ना कर सके तो इनकी जायदाद नीलाम कर ली जाए।
साथ ही अदालत डॉक्टर जफर, डॉक्टर समिता और इंस्पेक्टर विक्रम, एसीपी साहब और खास तौर पर कुमारी प्रगति का शुक्रिया अदा करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक बार फिर इंसाफ और कानून को एक नई जिंदगी मिली है आपकी वजह से। बेटे, इसका सेहरा भी तुम्हारे ही सर जाता है। ये तो लड़की के नसीब अच्छे थे कि त्रिपाठी जी तुम्हारे साथ काम करते हैं। इस सिलसिले में हमें डॉक्टर जफर को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो सही वक्त पर लड़की को अस्पताल नहीं पहुंचाते तो हालात ही दूसरे होते हैं। वकील साहब, अभी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। वकील साहब, मैंने वादा किया था कि अगर बिमला बच जाएगी तो मैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसके जले हुए चेहरे को नया रूप दूंगा। चलो चलो। अंकल, एक बार फिर इंसाफ और कानून को एक नई जिंदगी मिली है आपकी वजह से। बेटे, इसका सेहरा भी तुम्हारे ही सर जाता है। ये तो लड़की के नसीब अच्छे थे कि त्रिपाठी जी तुम्हारे साथ काम करते हैं। इस सिलसिले में हमें डॉक्टर जफर को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो सही वक्त पर लड़की को अस्पताल नहीं पहुंचाते तो हालात ही दूसरे होते हैं। वकील साहब, अभी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। वकील साहब, मैंने वादा किया था कि अगर बिमला बच जाएगी तो मैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसके जले हुए चेहरे को नया रूप दूंगा। अरे वाह! और मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। और कुछ ही दिनों में आप मेरी बहन बिमला को एक नए रूप में देखेंगे। गुड। देखा त्रिपाठी जी, देखा डॉक्टर जफर क्या कह रहे हैं? हाँ वकील साहब, कभी कभी बुराई में अच्छाई का पहलू मिल जाता है। डॉक्टर जफर के रूप में आज हमें एक बेटा मिल गया। बेटा, तुम सिर्फ बेटा ही नहीं हो हमारे लिए, एक मसीहा भी हो। नहीं माँ जी, मैं मसीहा नहीं हूं। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। चलो बहन, एक भाई के होते बहन नहीं रो सकती। चलो तुम मेरे साथ। वेल डन प्रगति, वेल डन। इतना दिन हो गया, बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर हमका मिलने तक नहीं आए। मुखिया चुपचाप बैठ। पता चला तेरे को ठाकुर यहीं पे खत्म करके चला गया। वर्दी छिन गई पर अकड़ नहीं गई।
शरद, रतनपुर की पंचायत का मुखिया। न जाने कितने मुकदमे आए थे तुम्हारे पास। न्याय की देवता की गद्दी पर तुम्हें बिठाया गया था न्याय करने के लिए, लेकिन तुमने अपने कुकर्मों से न्याय को अन्याय में बदल डाला। न जाने कितने बेकसूर और बेसहारा लोगों को तुमने अन्याय की भट्टी में झोंक दी। जिन लोगों पर तुमने अत्याचार किए ना, वो तुम्हारी पंचायत पर आए थे इंसाफ मांगने के लिए, और तुमने उन्हें इंसाफ नहीं सजा दी। न जाने कितने मजबूर और मजलूम लोगों को तुमने बर्बादी की खाई में धकेल दिए। याद करो, मैं भी रतनपुर की रहने वाली हूं। मैं एक कमजोर, मजबूर, भोली भाली लड़की थी। फिर मेरे साथ जुल्म हुए। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, बर्बाद हो गई। बड़ी बेबसी की हालत में मुझे गांव छोड़ना पड़ा। मां को छोड़कर, भाई को छोड़कर, घर को छोड़कर। ना तो मेरा कोई कसूर था और ना ही मैंने कोई गुनाह किया था, लेकिन फिर भी मेरी मां और मेरे भाई को पंचायत में बुलाया गया। मुझ पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए गए, जिसकी सजा मेरी मां और मेरे भाई को भुगतनी पड़ी। मेरी मां और मेरे भाई को गांव से निकाल दिया गया, उनका घर उनसे छीना गया, और ये सब एक राक्षस के कहने पर। उस वक्त से मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन तुम ये सजा जो भुगत रहे हो ना, मेरी बर्बादी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जुर्म की सजा है जिसमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा भी शामिल है, जिसकी वजह से आज वो इन जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारे साथ है। मैं तो चाहती थी कि जितनी बेरहमी से तुमने अपनी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की थी ना, उतनी ही बेरहमी से तुम्हें जिंदा जलाया जाए। लेकिन मेरी आरज़ू पूरी नहीं हुई। तुम्हें तो सिर्फ 10 साल की सजा मिली। अब तुम इन 10 सालों में दुआ करो कि 10 साल खत्म होने से पहले तुम यहीं मर जाओ, क्योंकि अगर जिंदगी ने तुम्हारा साथ दिया और तुम इस जेल की 4 दीवारी से बच भी जाओगे ना, तो याद रखना, मेरी अदालत की सजा अभी भी बाकी है, और मैं तुम्हें जिंदा जलाना चाहती हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है जो बिल्कुल अटल है। और एक बात और, तुम इस बात को लेकर जरूर रोना कि जिन लोगों के इशारों पर तुमने इतने गलत काम किए, इतने गुनाह किए, वो तुम पर थूकने भी नहीं आए और ना ही कभी आएंगे। ये 10 साल का रोना भी तुम्हारी सजा में शामिल है। इंस्पेक्टर तिवारी, ओ आई मीन नाउ मिस्टर तिवारी, याद है कुछ साल पहले एक मजबूर और बेसहारा लड़की शहर में भटक रही थी। वहां तुम उससे मिले। तुम तो कानून के रखवाले थे। इंसानियत का तकाजा यह था कि तुम उसकी मदद करते, लेकिन नहीं, तुमने उस पर बुरी नजर डाली और उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से तुमने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। तुम्हारी वजह से वो रिमांड होम में भी गई।
तिवारी, तुमने मुझ पर जो झूठे इल्जाम लगाए थे ना, अगर वो सच साबित होते तो शायद मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल की चार दीवारी में काटनी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं छूट गई, मैं बरी हो गई, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर तुम जैसे शैतानों ने मुझे बर्बाद करने की कसम खाई थी ना, तो मेरी जिंदगी में वकील राजेंद्र कुमार जैसे फरिश्ते भी आए थे। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब जब तुम मेरे घर आए थे मेरी घर की तलाशी लेने, और मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि ये तुम्हारा आखिरी वार होगा, लेकिन ये बात तुम्हारी अक्ल में गई ही नहीं, क्योंकि दोबारा अस्पताल में तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। लेकिन वो दिन तुम्हारे जुल्म की कहानी का आखिरी दिन था। उस दिन से तुम्हारी वर्दी तुम्हारे बदन पर से उतर गई, और तुम्हारे हाथ में जो डंडा था, जो ताकत थी ना, वो भी तुमसे छिन गई। इंस्पेक्टर तिवारी, जो सजा तुम्हें मिली है ना, वो सिर्फ एक जुर्म के लिए है। बाकी के जुर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी, वो सजा मैं तुम्हें दूंगी। जिस तरह से तुम अदालत की सजा से बच नहीं पाए ना, उसी तरह से तुम मेरी सजा से भी नहीं बच पाओगे। अब इन 10 सालों में तुम इस बात पर बहुत गौर करना कि ये सजा भुगतने के बाद तुम्हें एक बार फिर अदालत का सामना करना पड़ेगा, एक बार फिर सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन वो सजा इस सजा से बहुत ज्यादा सख्त होगी। वाह, संसारी औरत के कितने रूप होते हैं। वो शक्ति है भवानी के रूप में, चंडी के रूप में, पापियों का विनाश करने के लिए। वो सरस्वती बनकर आती है विद्या बांटने के लिए, और वो लक्ष्मी का रूप धारण करती है धन बांटने के लिए। यानी कि हर तरह से वो जन कल्याण के लिए बनाई गई है। औरत को मां बनाकर धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो अपनी ममता को बखेर सके। अरे मां की गोद तो बच्चे की पाठशाला बनी है। वो बेटी बनी है मां बाप की सेवा करने के लिए। वो पत्नी बनी है पति की सेवा करने के लिए। लेकिन ये औरत का कौन सा रूप है? मैं तुमसे पूछती हूं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से हालात थे, कौन सी मजबूरियां थी जिसकी वजह से तुम्हें अपराध जगत में
मर्दों की तरह ला खड़ा कर दिया। आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो कि किसी को मार डालने के लिए तुम पैसे लेती हो? वो भी एक औरत होकर तुमने एक औरत को मार डालने की कोशिश की। ये कत्ल करके तुम्हें क्या मिलता? रुपए? सिर्फ रुपए ना? लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या होता? तुम एक औरत होकर मर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हो, और वो भी कैसे मर्द? अपराधी मर्द। तुमने अपनी इज्जत और आबरू को दांव पर लगा दिया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अभी खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी ये खूबसूरती, ये जवानी ढल जाएगी और फिर तुम किसी भी मर्द के काम नहीं आओगी। फिर ना तो तुम औरतों में गिनी जाओगी और ना ही मर्द तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो फिर औरत जात को तुम क्यों बदनाम कर रही हो? गिरिजा, जाने से पहले तुम मेरी एक बात सुन लो। इस सजा को तुम प्रायश्चित समझ लो और हो सके तो औरत बनने की कोशिश करो। मंदाकिनी, क्या तुम अपने आप को औरत कहलाने के हकदार समझती हो? वो भी एक ब्याहता औरत। एक ब्याहता औरत अपने बिगड़े हुए पति को अपने आचार विचार से संवारने की कोशिश करती है। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसे अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करती है। भगवान ने तुम्हें औरत के 3 रूप दिए हैं, पत्नी, एक माँ और एक सास। पत्नी बनकर तुमने अपने बिगड़े हुए पति को जुल्म और अत्याचार से रोकने के बजाय उसे और बुरा इंसान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कैसी पत्नी हो तुम? एक माँ होकर तुमने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के बजाय उसे एक हत्यारा बनाया। क्या माएं ऐसी होती हैं? और एक सास बनकर तुमने अपनी बहू को जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश की। कैसी सास बनी हो तुम? औरतों के हित के लिए लड़ने के बजाय तुमने एक औरत को अपनी जुल्म का निशाना बनाया है। औरतों के अधिकार के लिए जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें अगर तुम जैसी औरतें पैदा होती रही ना, तो हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो किसी को तुम जैसी पत्नी, तुम जैसी माँ और तुम जैसी सास न दे। मैं खुद एक औरत हूं और औरतों से मुझे सहानुभूति है, हमदर्दी है। लेकिन तुम एक औरत नहीं, डायन हो, डायन।